नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में छत्तीसगढ़ राज्य परिचय में हम छत्तीसगढ़ की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे और छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय गीत, राजकीय भाषा, राजकीय गमछा इत्यादि चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, यहाँ से एक न क्वेश्चन जरूर आते हैं सारे एग्जाम में। अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम छत्तीसगढ़ जीएस का नया पैकेज लेकर आ रहे हैं। 33 जिले के अनुसार सारे नए वीडियोस और पीडीएफ आपको इस पैकेज में दिया जाएगा। ये जो पैकेज है वो हमारे एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर लॉन्च किया जाएगा। याद रखेंगे 20 मई को शनिवार को रात को 8 बजे ये कोर्स का लाभ आप ले सकते हैं। ऑफर प्राइस इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। 20 मई को रात को 8 बजे ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कोर्स में आपको जितने भी क्लासेस लिए जाएंगे प्रॉपर मैपिंग से पढ़ाए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, कलरफुल इमेजेस हर क्लास में हम यूज़ करते हैं। जैसे आज का वीडियो आप देखेंगे समझ आ जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाते हैं। अगर कोई टफ चीज़ है तो उसको आसान तरीके से कैसे याद रख सकें। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कॉलिंग नंबर सब कुछ यही है। ये जो पैकेज होगा वो 20 मई शनिवार रात को 8 बजे लॉन्च होगा। इसका जो रेगुलर प्राइस है वो 4000 रुपये है, लेकिन शनिवार को रात को 8 बजे जैसे कि ये कोर्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा तो इसमें 2 ऑफ़र आपको दिखेंगे। अगर ये क्लास आपको सिर्फ 6 महीने के लेना है तो 1499 रुपये में आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और अगर 1 साल के लिए लेना है तो आप सिर्फ 1999 रुपये में ये कोर्स ले सकते हैं। तो रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये ऑफ़र एक्टिवेट रहेगा सिर्फ एक दिन के लिए। और एक दिन के लिए एक्टिवेट तो रहेगा, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जितनी जल्दी जो लोग आएंगे उनके लिए, मतलब ये केवल 50 लोगों के लिए है जो सबसे जल्दी आएंगे। तो रात को 8 बजे शनिवार को 20 मई को फटाफट जैसे ही 8 बजेगा और कोर्स जैसे एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, ये ऑफ़र जो आपको दिखेगा तुरंत आप परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो लोग आएंगे उनको ही ये ऑफ़र मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा जिसमें इस कोर्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो आते हैं आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। टॉपिक में हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले भी जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट छत्तीसगढ़ के बारे में बता दिया है, लेकिन क्या है जैसे सीजीपीएससी प्री हो गया या फिर वैपम की एग्ज़ाम हो गया, उसमें फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आज कई बार आसान तरीके से भी पूछे जाते हैं और हार्ड भी पूछे जाते हैं, तो कुछ पॉइंट ना बच जाए इसलिए पॉइंट वाइज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में। उसको हम पहले देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ, आप सबको पता है। तो इसलिए 1 नवंबर को क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। छत्तीसगढ़ जो है पहले मध्य प्रदेश का अंग था, तो मध्य प्रदेश से टूटकर बना, इसलिए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बना था 1956 में और छत्तीसगढ़ बना 2000 में। तो छत्तीसगढ़ जो है 44 साल तक मध्य प्रदेश के साथ रहा, और मध्य प्रदेश का 30.47% जो एरिया है उसको काट के छत्तीसगढ़ को बनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी याद रखेंगे नया रायपुर अटल नगर। ठीक है, नया रायपुर अटल नगर एक साथ याद रखेंगे। देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में तो राजधानी जो था वो रायपुर था। फिर बाद में कुठेर भाटा राखी गांव का जो एरिया है नया रायपुर के आसपास, उसको अच्छे से डेवलप करके नया रायपुर राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो वर्ष 2018 में क्या हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ 16 अगस्त वर्ष 2018 में, तो उनके सम्मान में नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया था। उसके बाद 2019 में क्या किया गया, फिर से अटल नगर का नाम बदलकर पूरा कंप्लीट नया रायपुर अटल नगर किया गया। तो अभी याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है अब वर्तमान में वो है आपका नया रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है कहाँ पर, बिलासपुर में। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का वो हाई कोर्ट है जो कि देश का 19वां है। याद रखेंगे, बिलासपुर में उच्च न्यायालय है राज्य का, देश का 19वां। और बिलासपुर में ही रेलवे जोन है, और बिलासपुर के रेलवे जोन का नाम है दपुमरे रेलवे जोन, है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, जो कि देश का 16वां रेलवे जोन है और कमाई में सबसे आगे रहता है। ये जो जितना भी रेलवे जोन है उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करके देने वाला ये रेलवे जोन है, इसलिए आपको याद रखना है बिलासपुर रेलवे जोन। संभाग वाइज अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के हिसाब से बस्तर संभाग है। ये जो पूरा एरिया है ये आपका बस्तर संभाग में आता है, तो सबसे बड़ा संभाग है। और ये जो एरिया है वो दुर्ग संभाग में आता है। तो दुर्ग संभाग एरिया वाइज सबसे छोटा और एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो ये जो बस्तर संभाग सबसे बड़ा है वो जनसंख्या के हिसाब से जो है ये सबसे छोटा संभाग हो जाता है, और जो बिलासपुर संभाग है वो जनसंख्या के हिसाब से बड़ा संभाग हो जाता है। निर्माण के समय अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ जब बना था तो
कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1997 से लेकर 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था, याद रख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, देखिए कोई भी जब राज्य बनाया जाता है तो उसके लिए एक अधिनियम पेश किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो अधिनियम का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़कर बनाया गया, इसका पुनर्गठन करना था, इसलिए मध्य प्रदेश अधिनियम में 2000 क्योंकि 2000 वर्ष में ये लाया गया, ठीक है। तो पूरा नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ संभावित चीज़ें भी हम पढ़ेंगे क्योंकि चिप्स में ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। तो सबसे बड़ा जिला जो है संभावित 33 जिलों के हिसाब से वो है कोरबा, और सबसे छोटा जिला जो है आपका दुर्ग, ठीक है। कई जगह मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देखने को मिलता है, लेकिन दुर्ग संभावित है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, अगर ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तो और अपडेट हम दे देंगे। अभी तक के लिए आप ये याद रख सकते हैं सबसे बड़ा तहसील पोरी उपरोड़ा को माना जा रहा है, और सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा जो है बिलासपुर में, और पोरी उपरोड़ा जो है कोरबा जिला में आता है। तो बिल्हा जो है बिलासपुर में, दक्षिण बिल्हा और उत्तर बिल्हा को मिलाकर सबसे बड़ा विकासखंड ये हो जाता है। पहले मैं आपको फैक्ट पढ़ाता हूँ, फिर मैपिंग में इस चीज़ को पढ़ाऊँगा, तो आपको अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बैठेगा और याद हो जाएगा। सर्वाधिक तहसील वाला जिला जो है वो जांजगीर चांपा है। यहाँ पर लगभग 14 तहसील, अभी भूपेश बघेल सरकार ने बहुत सारे तहसील कंटिन्यू बनाया, 200 से ज़्यादा तहसील अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। एग्जैक्ट डेटा बता पाना अभी मुश्किल है, इसलिए कुछ चीज़ें हम संभावित पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला जांजगीर चांपा है, लगभग 14 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 14 आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं है, लगभग है। तो सर्वाधिक तहसील वाला जिला है जांजगीर चांपा, और सबसे कम तहसील वाला जिला है नारायणपुर, इसमें मात्र 2 तहसील है। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है छत्तीसगढ़ में वो कहाँ पर है? बिलासपुर में, याद रखेंगे। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है, और शासकीय मुद्रणालय जो है वो है आपका राजनांदगांव में, जबकि ब्रेल लिपि प्रेस जो है आपका तिफरा बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम जो है वो है जगदलपुर बस्तर, ठीक है। नृजाति म्यूजियम मतलब ये जनजाति लोगों से संबंधित, और जनजाति जो लोग हैं ज़्यादातर कौन सी जगह पे निवास करते हैं? बस्तर। तो आपका याद रखना है बस्तर का जो मुख्यालय जगदलपुर। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम कहाँ पर है? बस्तर में, याद रखेंगे। अब जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया उसको आप मैपिंग करेंगे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को याद रख सकें। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल मैप है और ये हमारा ट्रिक वाला मैप है। तो अगर आप हम लोग का क्लास फॉलो करते हैं तो ट्रिक वाला मैप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये मैप नहीं पसंद तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कोरबा पोरी उपरोड़ा यहाँ पे बनाया तो आप यहाँ पे पोरी उपरोड़ा कोरबा लिख लेना, और जो भी फैक्ट मैंने लिखा है जैसे सबसे बड़ा तहसील वैसे आप लिख लेना। तो आप स्वतंत्र हैं, ये मैप फॉलो करें या ये मैप फॉलो करें, ठीक है। मैं आपको इसी मैप से पढ़ाऊँगा, तो आप इस मैप को याद कर लीजिएगा। इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कोरबा पोरी उपरोड़ा में आपका है सबसे बड़ा तहसील, जबकि सबसे बड़ा विकासखंड है बिलासपुर बिल्हा में। अब बिलासपुर में ही तिफरा में आपको याद रखना है ब्रेल लिपि प्रेस है छत्तीसगढ़ का, और बिलासपुर में आपका राजस्व मंडल का मुख्यालय। फिर राजनांदगांव में आते हैं। राजनांदगांव में शासकीय मुद्रणालय, और आपका नारायणपुर जो है वो सबसे कम तहसील वाला जिला है, जबकि सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला है आपका जांजगीर चांपा। अब बस्तर जगदलपुर में आते हैं। छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम यहाँ पर है बस्तर जगदलपुर में। अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल से रिलेटेड फैक्ट हम पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जो है इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको ये 91 का ऑप्शन ना दिखे, ऑप्शन अगर आता है एग्जाम में तो कभी कभी 92 भी आ जाए, 1,35 1,92 ऐसे भी आ सकते हैं। तो 1-2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, अब दोनों चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एकदम एक साथ ये दोनों नहीं आएगा, या तो एक आएगा तो या तो 2 आएगा। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां बड़ा राज्य था, क्योंकि राज्य निर्माण के समय जम्मू कश्मीर भी राज्य होता था। बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य का जो है दर्जा ख़त्म कर दिया गया, तो अब वर्तमान में जो ये क्रम है वो घटकर 9वां हो गया है ना। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे 9वां। अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर 90वें नंबर में है छत्तीसगढ़। ये वर्तमान स्थिति की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जो क्रम देख रहे हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और छत्तीसगढ़ जो है वो 9वां राज्य है, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ जो है जब बना था सन 2000 में तो किस तरीके से स्थिति थी, यहाँ पे आप देखेंगे 5वां जो राज्य था वो जम्मू कश्मीर था, और छत्तीसगढ़ था 10वां राज्य था,
है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन ये तो अब राज्य नहीं रहा, तो यहाँ से क्रम एक घट गया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है छत्तीसगढ़। यहाँ पे ये जैसे भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो पूरा भारत का जो क्षेत्रफल 100% हो गया। तो ये वाला जो रीजन है छत्तीसगढ़ जहाँ पर है वो है 4.11%। तो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है छत्तीसगढ़ का, जबकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47% ये था, है ना। फिर अगले जो टॉपिक है वो जनसंख्या क्या है। छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो 2,55,45,198 था। अब इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि जनगणना अब चल रहा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है भारत का 16वां बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो यूपी। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में लोग निवास करते हैं, तो 2.11%। और ये भी है आपका देश में 16वां, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है देश में 16वां है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अब 33 ज़िले हो गए हैं। 33वां जो ज़िला है वो है आपका सक्ती। इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो है रायपुर, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो है नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का जो आकार है वो सी हॉर्स मछली के समान है। ये है सी हॉर्स मछली। छत्तीसगढ़ राज्य का जो आकृति है वो सी हॉर्स मछली के समान माना जाता है। सी हॉर्स मछली का जो वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हिप्पोकैम्पस। कौन से देश का क्षेत्रफल लगभग छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यूनान मतलब ग्रीस, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,31,997 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के आसपास। तो ये क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के समान दिखने वाला देश, तो ये देखेंगे स्वीडन का जो मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्वीडन का मैप है, वो छत्तीसगढ़ के समान लगभग दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ के समान दिखने वाला देश ऐसा पूछा जाए तो याद रखेंगे स्वीडन। 1 मई को बोरेबासी दिवस मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोरेबासी दिवस हाल ही में मनाया गया। और 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के बारे में मैं आपको आगे और डिटेल बता दूंगा। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ नया रायपुर अटल नगर के बारे में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत कुछ बता भी दिया था। तो राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी वो थी रायपुर। फिर वर्तमान में जैसे आप देखेंगे इसका नाम है नया रायपुर अटल नगर। तो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कैसे इसका नाम बदला गया। देखिए, राज्य निर्माण के समय तो रायपुर को राजधानी बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको बदला गया। कुठेर भाटा राखी गांव इसका नाम है। एग्जैक्टली कुठेर भाटा राखी गांव। अगर स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर दिया होगा तो चेक कर लेना। कुठेर भाटा राखी गांव को बाद में डेवलप करके विकसित करके नया राजधानी का रूप दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 16 अगस्त 2018 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया तो वर्ष 2018 में क्या किया गया, नया रायपुर का नाम बदलकर उनके नाम पर अटल नगर कर दिया गया था। फिर बाद में 2019 में और इस अटल नगर का पुनः नाम बदलकर नया रायपुर अटल नगर, ये कंप्लीट याद रखेंगे, नया रायपुर अटल नगर किया गया। इस क्षेत्र की जल व्यवस्था के लिए महानदी का नाम याद रखेंगे, महानदी से टीला नामक गाँव में एनीकट बनाया गया है और इसे स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में छत्तीसगढ़ के 3 जगह को शामिल किया गया। एक तो आपका रायपुर हो गया, दूसरा आपका बिलासपुर हो गया। 3 शहर का नाम याद रखेंगे, रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर। स्मार्ट सिटी मिशन में छत्तीसगढ़ के इन 3 शहरों को शामिल किया गया है। अब जिलेवार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भी हम देखेंगे 3 आधार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और विकासखंड के हिसाब से। तो पहले इस टेबल को आप समझिए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कोरबा, सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कोरबा है, याद रखेंगे ये, है ना। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है वो दुर्ग, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से दुर्ग। जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से जो है आपका सबसे बड़ा जो जिला है वो है रायपुर। रायपुर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और नारायणपुर है यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम नारायणपुर। विकासखंड के हिसाब से हम देखेंगे तो जसपुर सबसे बड़ा है, यहाँ पे 8 विकासखंड है, ठीक है। जसपुर सबसे बड़ा विकासखंड है और छोटा में तो बहुत है, जैसे नारायणपुर, कोरिया, खैरागढ़, छुईखदान, इसमें केवल 2 विकासखंड है। इसलिए सिर्फ सबसे जो बड़ा विकासखंड है वो आप याद रख सकते हैं, जसपुर विकासखंड। जसपुर ऐसे याद रखेंगे, जसपुर जिला में सबसे ज़्यादा विकासखंड है ना।
फिर अगला है प्रशासनिक इकाइयाँ छत्तीसगढ़ की। हम देखेंगे स्थापना के समय कितना था, अभी वर्तमान में कितना है। तो स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, उसके बाद अब वर्तमान में 5 संभाग है। फिर आप आगे आते हैं जिला। स्थापना के समय ये वर्ष 2000 की हम बात कर रहे हैं, अब ये अभी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं ना। तो जिला जो है यहाँ पे 2000 में था 16, अभी है 33। तहसीलों की संख्या है आपका 96 जब राज्य बना था, अब तो 200 से ज़्यादा है, ठीक है। इससे पहले का डेटा लगभग 170 के आसपास मिला था, फिर और बहुत सारे बना, मतलब 200 से अधिक है। इसको आप 200 से अधिक इस तरीके से ही ध्यान में रखेंगे। विकासखंड देखिए 146 था और अभी भी 146 है, मतलब ये अब विकासखंड को आप कैसे याद रख सकते हैं कि इसका विकास ही नहीं हुआ। विकासखंड से विकास याद रखेंगे तो विकासखंड पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, विकासखंड का विकास ही नहीं हो पाया। इस तरह से ट्रिक में याद रख सकते हैं, 146 ही है। इन विकास खंडों में जो आदिवासी विकास खंड की संख्या है वो है आपका 85। नगर निगम जो है जब राज्य बना तो 10 था, अब जो है 14 हो गया, और 14वां जो नगर निगम है वो आपका रिसाली है। तो एक एक जिला के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, एक एक नगर निगम के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, संभाग के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन वो अलग क्लास में हम देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा हम पढ़ रहे हैं। फिर अगला है विधायिका। छत्तीसगढ़ में कुल राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो है 5, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। और लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो है 11। अनुसूचित जाति सीट है 1, अनुसूचित जनजाति सीट है 4 और सामान्य 6। तो लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 15। तो सांसदों की जो संख्या हो जाती है छत्तीसगढ़ में 11 + 5 टोटल 16 हो जाता है ना। राज्य में कुल 16 सांसद हो जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको भी सांसद बोलते हैं, लोकसभा के भी जो होते हैं उनको सांसद कहते हैं। तो इस तरीके से 16 सांसद याद रखते हैं। और जबकि विधानसभा की जो सीटों की संख्या वो है 90। इसमें अनुसूचित जाति के 10 है, अनुसूचित जनजाति के 29 है और सामान्य 51। और यहाँ पे एक और फैक्ट याद रख सकते हैं, प्रतिनिधित्व ना होने पर राज्यपाल जो है एक एंग्लो इंडियन समुदाय से विधायक को मनोनीत कर सकता है, तब सदन में 91 विधायक हो जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 5, 11, 90 ऐसे याद रखेंगे। 5 जो है राज्यसभा, 11 लोकसभा और 90 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बारे में डिटेल हम अलग क्लास में पढ़ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक। अब इससे हम बात करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं राज्य का प्रतीक चिन्ह। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगले स्लाइड में मैं आपको और बड़ा दिखाकर इसका डिटेलिंग करूँगा। अभी इसको मैं पहले थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ। जैसे इसका जो स्वीकृति हुआ था, कब इसको स्वीकार किया गया, 4 सितंबर 2001 को स्वीकार किया गया। स्वीकृति का डेट याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो वृत्ताकार परिधि है, ये जो वृत्ताकार परिधि है गोल, ये आपका राज्य के निरंतर विकास का प्रतीक है। जो 36 किले हैं इसका रंग भी आप ध्यान रखेंगे ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 2, 3, ये जो है टोटल आप काउंट करेंगे तो 36 किले हैं। और 36 किले ये हरा रंग में राज्य की समृद्धि, वन संपदा एवं प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। फिर अगला है धान की बालियाँ। यहाँ पे आप देखेंगे धान की बालियाँ कौन से रंग में, सुनहरे रंग में है ना, रंग भी ध्यान में रखेंगे। कृषि प्रधान राज्य से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहता है, तो उसका ये प्रतीक है। फिर आपको ध्यान रखना है विद्युत संकेत। विद्युत संकेत बिजली चमकता है तो कौन से कलर में चमकता है, नीला। तो विद्युत संकेत है वो नीले रंग में। ये जो आपको विद्युत संकेत दिख रहे हैं ये नीले रंग में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा की जाती है, तो राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता का ये प्रतीक है। फिर 3 लहराती रेखाएं भी आपको दिखेगा। यहाँ पे एक है, बीच में भी एक वाइट कलर का इसलिए नहीं दिख रहा है, और ये 3 है ना। तो 3 लहराती जो रंग है वो तिरंगा का रंग है, नारंगी, सफ़ेद और हरा। ये जल संसाधन एवं नदियों का प्रतीक है। तिरंगे का रंग, 3 रंग राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रतीक है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ स्तंभ, ये जो अशोक चक्र वाला जो अशोक स्तंभ है इसको याद रखेंगे, सारनाथ स्तंभ। इसका जो रंग है वो है आपका लाल है और राष्ट्र के प्रति सत्य निष्ठा का ये प्रतीक है। और लिखित वाक्य इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर इसका वाइट है, ठीक है। हरे रंग का किला है और वृत्ताकार परिधि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल है। ये जो
तीन जो आपको लहराती नदियों के समान दिख रहा है, इसका जो कलर है केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का 3 लहराती रेखाएं हैं। यहाँ पर जो विद्युत का संकेत है वो नीले रंग का है, और यहाँ पर देखेंगे लाल रंग में है सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 सिंह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विजिबल है 3, 4 सिंह जरूर है लेकिन 3 सिंह दिखते हैं, तो ये भी आप याद रख लेंगे। विजिबल जो है वो 3 सिंह हैं अशोक स्तंभ। फिर अगला है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी छत्तीसगढ़ में आप ये देख सकते हैं इमेज में, इसका नाम है पहाड़ी मैना, है ना, पहाड़ी मैना, इंग्लिश में हील मैना। वैज्ञानिक नाम इसका ध्यान में रखेंगे क्योंकि राजकीय पक्षी है तो वैज्ञानिक नाम में पूछा जा सकता है। ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलरिस, है ना। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में ये पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का अगर हम मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में इधर ही ज़्यादा जंगल भी है, तो यहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, गुप्तेश्वर, कांगेर घाटी इत्यादि जगह में। वर्तमान में पहाड़ी मैना का जो अस्तित्व है वो विलुप्ति की स्थिति में रखा गया है। इसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जा रहा है। यह पक्षी मनुष्य की भांति आवाज़ एवं निकालने, नकल इत्यादि करने में माहिर होता है। राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी की जो स्वीकृति हुई थी वो 4 जुलाई 2001 को हुआ था, और 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट भी छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया था। 4 जुलाई को हर्बल स्टेट छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया, और 4 जुलाई 2001 को राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी की स्वीकृति दी गई। तो राजकीय पक्षी हमने देख लिया, पहाड़ी मैना। अब हम बात करते हैं राजकीय पशु। तो राजकीय जो पशु है वो है आपका वन भैंसा, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राजकीय पशु है वन भैंसा, जिसका इंग्लिश में नाम है वाइल्ड बफेलो। वैज्ञानिक नाम है आपका बुबलस बुबलिस, है ना। और नर में अरना, नर को अरना और मादा को अरनी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मुख्यतः छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में, जैसे दक्षिण के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा बस्तर, बिलासपुर, रायपुर आदि के अलावा ब्रह्मपुत्र के मैदान, असम वाले क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में भी पाया जाता है। ये शाकाहारी होते हैं, मुख्यतः घास खाते हैं। दलदली एवं जलयुक्त लंबे घास वाले क्षेत्रों में निवास करना ये पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ की जंगली भैंसों की प्रजाति जो है वो सर्वाधिक शुद्ध मानी जाती है, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। भैंसों में होने वाली बीमारी का नाम याद रख सकते हैं, रिंडर पेस्ट। तो जंगली भैंसों में होने वाली ये बीमारी है रिंडर पेस्ट, इसके कारण ही इनकी संख्या में बहुत कमी हो रही है। उद्यानिकी अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती अभ्यारण्य में संरक्षित किया जा रहा है इसे, और वन भैंसा संरक्षण के अंतर्गत वन भैंसा को संकटग्रस्त वन्यजीव में शामिल करके इसके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह है जंगली भैंसा, इमेज में आप अच्छे से और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ का है साल, इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कई जगह सरी भी कह देते हैं। वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा, और छत्तीसगढ़ अपने साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण क्षेत्र मुख्यतः साल वनों का ही क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ को बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है ना। बस्तर में बहुत अधिक साल पाए जाते हैं, इसलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर में कोमलनार, मंगनार क्षेत्र से ऊंचे साल वृक्ष नेपाल के तराई साल के समान माने जाते हैं। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, बस्तर के जो कोमलनार है और मंगलार क्षेत्र के जो साल वृक्ष हैं, जैसे नेपाल के तराई क्षेत्र में लंबे लंबे साल वृक्ष पाए जाते हैं, उसी तरीके से साल वृक्ष बस्तर के कोमलनार और मंगनार क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य के लगभग 40.56% वन जो है साल वृक्ष प्रधान वन है, और इसे साल बोरर नामक बीमारी भी होता है। तो साल बोरर नामक बीमारी से साल वृक्ष को खतरा रहता है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य अब है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। पहले था विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। इसे नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2010 में अपनाया गया था। अब वर्तमान में है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य के प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ को बदलकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कर दिया है। तो आप ये याद रखेंगे, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है। अगला टॉपिक है राजकीय गीत। राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ये गाना आपने सुना ही होगा, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, है ना, याद रखेंगे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, इसको
राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया? 18 नवंबर 2019 को। तो ये डेट याद रखेंगे। इसके गायन की अवधि का भी निर्धारण किया गया, जैसे पूरी तरीके से आप इसे गाते हैं तो पूर्ण गायन की अवधि रखा गया 6 मिनट 36 सेकंड, याद रखेंगे 6 मिनट 36 सेकंड। जबकि संक्षिप्त गायन की जो अवधि है वो 1 मिनट 15 सेकंड सेट किया गया है। इस गीत में अगर ये पूरा गीत अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ 1-2 फैक्ट याद रख लेना। इस गीत में कुल 7 जिलों का नाम आता है और कुल 4 प्रमुख नदियों का नाम आता है, ठीक है। तो इस गीत में 7 जिलों का, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों का छत्तीसगढ़ के माता के रूप में, माता के अंग आभूषण इत्यादि के रूप में वर्णन किया गया। और ये जो 7 जिले हैं वो है रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। मैप में आपको आगे और बता दूंगा तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और जो 4 प्रमुख नदियां का वर्णन मिलता है इस गीत में वह है अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। अब यहाँ पे आप ये जो पूरा गीत है यहाँ पे आपको दिख सकता है, जैसे अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परों तोर मैया, जय हो छत्तीसगढ़ी मैया, है ना। तो ये अब अगर आप यूट्यूब में भी सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रायगढ़ हवे सुघर तोरे मौर्य मुकुट, मतलब रायगढ़ को बताया गया है मौर्य मुकुट मतलब मोर मुकुट के समान। और सरगुजा और बिलासपुर है बैहा, मतलब सरगुजा और बिलासपुर को बाह, बैहा मतलब बाह बताया गया है। और रायपुर कन्हिया सही, मतलब रायपुर को कमर बताया गया, कन्हिया सही, है ना। और दुर्ग बस्तर सो है पैंजनिया, मतलब दुर्ग और बस्तर को पैंजनिया मतलब पायल बताया गया है। नादगांव हवा करधनिया, मतलब नादगांव को, राजनांदगांव को करधनिया मतलब कमरबंद बताया गया है। तो यहाँ पे आप ये सारे फैक्ट को मैप में याद रखेंगे। रायगढ़ को क्या बताया गया है? मोर मुकुट, सरगुजा और बिलासपुर को बैहा मतलब बाह, रायपुर को कमर, दुर्ग और बस्तर को पैंजनिया मतलब पायल, राजनांदगांव को कमरबंद और डोंगरी पहाड़ को बिंदिया बताया गया। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे, है ना। सरगुजा और बिलासपुर को बैहा बाह, रायगढ़ को मोर मुकुट, रायपुर को कन्या कमर, दुर्ग और बस्तर को बताया गया पैंजनिया पायल और राजनांदगांव को करधन मतलब कमरबंद। ऐसी ही मैप आप बनाना, जैसे क्लास में मैं आपको मैप बनाते जा रहा हूँ, बनाकर दे रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आप मैप बनाना। शॉर्ट में मैप बनाने का तरीका और आप शॉर्ट में चीज़ों को कैसे फटाफट नोट डाउन करें उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए ये मैप जो मैंने बनाया है उसको आप एक ब्लैंक मैप बनाना और कम से कम 100-150 फोटो कॉपी करके रख लेना। और जितना भी क्लास में आपको लूँगा बस आपको क्या करना है, उस मैप को, जो फोटो कॉपी लो मैप रहेगा उसमें फटाफट लिखना, आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। टॉपिक वाइज ऐसे शॉर्ट नोट तैयार करिए और एग्ज़ाम में वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सब कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसी मैप को आप पलटा के पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। फिर अगला है राजकीय गमछा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये फ़िलहाल अभी लेटेस्ट है, नया है। छत्तीसगढ़ राजकीय गमछे को 2 प्रकार की किस्मों में निर्मित किया गया है, ठीक है। 2 प्रकार की किस्म, कौन सा किस्म है? एक तो टसर सिल्क से निर्मित होता है और दूसरा सूती कपड़ा मतलब कॉटन कपड़े से निर्मित होता है। तो गमछे के प्रकार याद रख सकते हैं, टसर सिल्क मतलब कोसा का जो है गमछा है और दूसरा है सूती कॉटन का गमछा, है ना। ये 2 अलग अलग मतलब कपड़े का प्रकार है जिसमें इस राजकीय गमछे को तैयार किया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई? 14 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई राजकीय गमछे की, है ना। अब छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे के बारे में और हम डिटेल पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा ये गमछे टसर सिल्क एवं काटन बुनकरों तथा गोदना हस्त शिल्पों द्वारा तैयार किए गए हैं। अब इसमें बहुत सारी कलाकारी की गई हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जो चित्रकारी है वो गोदना चित्र का शिल्पकारी चित्र है। यहाँ पे आप देखेंगे ये गोदना चित्रकारी शिल्प आपको देखने को मिलेगा। गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, ठीक है। इसका जो चित्र मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट, यहाँ पे आप देखेंगे गौर मुकुट देखने को मिलेगा, है ना। और लोक नृत्य करते हुए कलाकारों के चित्र, यहाँ पे आप देखेंगे लोक नृत्य करते हुए कलाकारों के चित्र दिख रहे हैं। गोदना चित्रकारी से अंकित किए गए हैं। गोदना चित्रकारी से ये जो भी चित्र हैं वो अंकित किए हैं। गमछे की डिजाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली तथा हल जोतते किसान को दर्शाया गया है। यहाँ पे हल जोतते किसान को दर्शाया गया है, ये है धान की बाली।
सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप गमछे के बॉर्डर पर अंकित की गई है। जो भी आप चित्रकला देख रहे हैं वो है आपका भित्ति चित्रकला, ये आप याद रख लेंगे, है ना। गमछे की जो चौड़ाई है वो 24 इंच, चौड़ाई 24 इंच, और जो लंबाई है वो 84। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये गमछा लॉन्च किया गया था तो इसका जो मूल्य है वो 1534 रुपये, हालांकि ये मूल्य वगैरह नहीं पूछा जाएगा, 1534 रुपये सेट किया गया था। अभी ऑफिशियल साइड में देखेंगे तो 10 रुपये कीमत बढ़ गया, 1544 है ना। हालांकि इसके बारे में डिटेलिंग और नहीं बताया गया कि इसको बढ़ाया गया या घटाया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे मैप ऑफिशियल वेबसाइट में तो रेट बढ़ गया है। गमछा तैयार करने के पारिश्रमिक के अलावा गमछे से होने वाली आय का 95% हिस्सा जो है बुनकरों तथा गोदना शिल्पकारों को दिया जाएगा। इसमें जो भी कमाई होगा उसका। और इस टसर सिल्क गमछे की बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों के द्वारा किए गए, जो कोसा मटेरियल है उसकी बुनाई, है ना। और जो कॉटन गमछे है उसको राज्य के बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के बुनकरों के द्वारा तैयार किया गया है। शासकीय आयोजनों में यह गमछा अतिथियों को भेंट किया जाएगा, इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीज़न आपको इसको मैप में करवा देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राजकीय गमछा, यहाँ पे आपको दिखेगा पहाड़ी मैना और वन भैंसा। ठीक है, जो राजकीय पशु और पक्षी है, इस तरीके से याद रखना, राजकीय पशु और पक्षी का चित्र यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा धान की बाली, ठीक है, यहाँ पे मांदर, यहाँ पे गौर मुकुट का चित्र आपको देखने को मिलेगा। लोक नृत्य करते हुए कलाकार, और जो भी चित्रकला है वो भित्ति चित्रकला है। हल जोतता किसान, धान की बाली हो गया, और गोदना चित्रकारी। इसके साथ साथ चौड़ाई जो है 24 इंच और लंबाई जो है 84 इंच। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला टॉपिक है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी। स्वीकृति कब प्रदान की गई? 28 नवंबर 2007 को। इसलिए 28 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय कार्य में उपयोग में लाना, पाठ्यक्रम में शामिल करना एवं संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना। संविधान के 8वीं अनुसूची में अगर ये शामिल हो जाता है जैसे, तो यूपीएससी में अगर आप चाहें तो लैंग्वेज वगैरह में आप छत्तीसगढ़ी भी चुन सकते हैं। कुछ फ़ायदे होते हैं वैसे, है ना। तो 28 नवंबर को आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस भी इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा के कारण छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है। इसके विकास में मागधी भाषा, ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसके विकास में मागधी भाषा का सर्वाधिक लक्षण प्रतीत होता है। इसलिए इस भाषा को अर्ध मागधी भाषा के नाम से जाना जाता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? अर्ध मागधी। अर्ध मतलब आधा, है ना। अर्ध मागधी भाषा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए 14 अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय रायपुर में है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में आप कुछ फैक्ट हम पढ़ते हैं। जैसे इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित पद्मश्री श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वितीय अध्यक्ष श्री दानेश्वर वर्मा थे। तृतीय एवं वर्तमान में अध्यक्ष है विनय कुमार पाठक जी, है ना, विनय कुमार पाठक जी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो प्रथम सचिव हैं वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। संबंधित योजनाएं हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा से संबंधित योजनाएं, पहला है माई कोठी योजना। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी में लिखे साहित्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। माई कोठी किसको कहते हैं? देखिए, पहले गाँवों में ऐसे मिट्टी का टंकी जैसे बनाया जाता था जिसको कोठी कहते थे, और इसमें जो धान है, खेतों के जो फसल है धान वगैरह, वो रखे जाते थे, तो उसको कहा जाता था। जो सबसे बड़ा जो ऐसे टंकी होता था उसको माई कोठी कहा जाता था। माई कोठी योजना के अंतर्गत अब क्या किया जाता है? इस योजना के अंतर्गत धान की जगह क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी साहित्य को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर अगला है बीजा योजना। बीजा मतलब जैसे बीज होता है ना, छत्तीसगढ़ी में बीजा किसको कहते हैं? जैसे फसल लगाने के बाद कोई भी बागवानी फसल लगाए हो या फिर अगर आप खाद्यान्न फसल लगाए हो, अगले साल उस फसल को और लगाने के लिए उसका बीज इकट्ठा करके रखोगे, उसको बीजा कहते हैं। तो बीजा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते हुए शब्दों को संग्रहित करने हेतु बीजा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी लोगों से
प्रचलन से बाहर हो रहे शब्दों को संग्रह करने की एक योजना है। मतलब जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है छत्तीसगढ़ी, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसे विलुप्त होते शब्दों की रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बिजहा योजना लाया गया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से संबंधित और फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। इसके गठन हेतु छत्तीसगढ़ी विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित किया गया था, इसलिए इसको राजभाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विधेयक का नाम था छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक 2007। राजपत्र में प्रकाशन हुआ 11 जुलाई को। प्रथम बैठक हुआ था आपका 14 अगस्त 2008 को, इसलिए हर साल 14 अगस्त को राजभाषा कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी घोषित अवकाश हैं, है ना। अभी हाल ही में बहुत सारे स्थानीय अवकाश घोषित किया गया भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, तो वो स्थानीय अवकाश भी आप याद रख लेंगे। जैसे पहला है हरेली के दिन। हरेली में पहले अवकाश नहीं होता था, जब भूपेश बघेल का कार्यकाल आया तो ये सारे अवकाश घोषित किए गए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित अवकाश भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पहला है हरेली, इसको गेड़ी तिहार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन गेड़ी क्या होता है, बाँस से बना हुआ कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे पैर रखने का होता है, जिस पे चढ़कर लोग खेलते हैं, है ना, तो उसको गेड़ी कहा जाता है। तो गेड़ी तिहार भी कहते हैं, इसको हरियाली भी कहते हैं। इस दिन किसान अपने खेतों के जो औजार होते हैं, खेती के औजार और बैलों इत्यादि की पूजा करते हैं। श्रावण के अमावस्या के दिन ज़्यादातर ऐसे चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे फलाना जो त्यौहार है, जो भी त्यौहार है वो कौन से दिन मनाया जाता है। तो हरेली त्यौहार श्रावण के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। फिर अगला है तीजा या हरतालिका। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, विवाहित महिलाएं जो होती हैं वो अपने मायके में पति के दीर्घायु के लिए व्रत लगती हैं। इसमें शंकर और गौरी का जो है पूजा किया जाता है। करू भात नाम का भी एक फैक्ट आप याद रखते हैं कि इस दिन करू भात खाया जाता है। करू भात मतलब करेले की सब्जी। फिर अगला है कर्मा जयंती। साहू तेली समाज की ये आराध्य देवी मानी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें याद रखेंगे इनका जो है आराध्य देवी शिरोमणि, इनका नाम है माँ कर्मा देवी। इनके जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा जयंती मनाई जाती है। जो कर्मा जयंती है वो साहू समाज में अत्यधिक ये प्रसिद्ध है, इनकी आराध्य देवी है ना। फिर अगला है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। फिर छठ पूजा, भगवान सूर्य व छठी माता को समर्पित करके छठ पूजा हर साल मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी में। ये वैसे उत्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन में, जैसे आपका बिहार और जहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड वाले जो रीजन है, जहाँ से कनेक्टेड एरिया है ना छत्तीसगढ़ के उत्तर में, उधर ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये यहाँ का फेमस पर्व नहीं है, ये बाहर का मतलब यूपी बिहार साइड का पर्व है, ठीक है। फिर अगला है छेरछेरा पुन्नी। पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। धान फसल आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन घर घर जाकर छेरछेरा मांगा जाता है, ठीक है। छेरछेरा मतलब घर घर जाकर धान मांगा जाता है। फिर अगला है शाकंभरी जयंती। पौष पूर्णिमा पर ही इसको मनाया जाता है। माता शाकंभरी की जयंती पर माँ शाकंभरी को वनस्पति देवी भी माना जाता है, और माँ शाकंभरी जो है वो दुर्गा देवी का ही रूप है, ये माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके जो आगे के क्लासेस होंगे वो आपको पेड क्लास में मिलेगा। पेड क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा जैसा ऑनलाइन सर्च करके, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर जरूर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।